आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अहमदनगर की करजत जामखेड़ सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहां से महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के पोते रोहित पवार चुनावी मैदान में हैं। रोहित पवार का मुकाबला बीजेपी के राम शिंदे के साथ में है। रोहित पवार अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। पत्नी कुंती पवार भी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। देखिए करजत जामखेड़ की सीट से आनंद सिंह की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, रोहित पवार की पत्नी है यहाँ पर, कुंती पवार जी, और वो लगातार अपने पति के लिए यहाँ पे कैंपेन कर रही हैं। चूंकि 2024 का जो मुकाबला है विधानसभा का, वो एनसीपी के लिए भी खास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों गुट 36 सीटों पर आमने सामने हैं। जहां बारामती में फिर से एक बार पवार वर्सेस पवार की बैटल है, तो वहीं जो करजत जामखेड़ की सीट है, यहां से फिर से राम शिंदे रोहित पवार के सामने है। तो हम बात करेंगे कुंती पवार जी से और जानेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं। मैडम, स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पे। आप कैंपेन में उतरी हैं अपने पति के लिए, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब आप देख सकते हैं, आप भी हमारे साथ आए इधर। जो रिस्पांस है बहुत अच्छा रिस्पांस है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि सामान्य लोगों ने ये इलेक्शन हाथ में लिया है, और सब कार्यकर्ता, सब दादा को प्रेम करने वाले सब लोग हमारे साथ हैं, और सब लोग पिछले 1 महीने से दिन रात करके दादा के लिए काम कर रहे हैं। दादा लगातार पूरे राज्य में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खास तौर पे शरद पवार जी की एनसीपी के लिए। तो जिस तरह से एनसीपी में बिखराव हुआ, उसके बाद ये काफी टफ चुनाव है। पिछले बार रोहित जी यहाँ से चुनाव जीते थे, उन्होंने राम शिंदे को हराया था। तो कैसा मुकाबला आप यहाँ देख रही हैं? नहीं, इस बार भी दादा का काम बोल रहा है। पिछली बार दादा पहले टाइम आए थे, पर इस बार 5 साल दादा ने काम किया इधर, और इधर की जनता को मालूम है कि दादा ने क्या काम किया है, क्या विकास किया है। तो इस बार भी दादा का ही विजय होने वाला है। पवार वर्सेस पवार बारामती में है। एनसीपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि एनसीपी के फ्यूचर को भी ये डिसाइड करेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। तो कैसे देखती हैं इन सारी चीजों को? नहीं, अभी मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, और जो भी निर्णय लिया है वो सब जो पॉलिटिक्स में है हमारे फैमिली के, उन्होंने लिया है। तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। तो क्या लग रहा है, किंग मेकर के तौर पे पवार साहब, शरद पवार साहब फिर से इस बार उभरेंगे? क्योंकि लोग यहाँ उनको बड़े प्यार से साहब भी बोलते हैं, तो साहब का रुतबा फिर से उसी तरह देखने को मिलेगा इस चुनाव में? किंग मेकर की भूमिका में होंगे वो? हाँ, अभी आप देख रहे हैं, साहब सबसे ज्यादा सभा साहब ले रहे सब जगह, तो आएंगे वो, किंग मेकर है और सबको प्रूव करेंगे। और सुप्रिया ताई भी लगातार वो घूम रही हैं, सुप्रिया सुले जी यहाँ चुनाव प्रसार में। तो किस तरह का आप देख रही हैं महाराष्ट्र में, जिस तरह से राजनीति अभी चली है, लगातार जो भाषण हो रहे हैं, तो उन भाषणों के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर एक है तो सेफ है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब करने से जो है उम्मीदवार, उसने अपने काम के बारे में बोलना चाहिए। जो उसने विकास किया अपने मतदार संघ में, वो उसके बारे में बोलना चाहिए, और उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि ये सब इस पे। ठीक। तो ये थी कुंती पवार जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि शरद पवार जो है इस बार फिर से किंग मेकर के तौर पे वो दिखेंगे, और जिस तरह से रोहित पवार ने खास तौर पे करजत जामखेड़ की सीट पे उन्होंने काम किया है, तो उनका काम बोल रहा है, और जिस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है वो बहुत ही उम्दा है यहाँ पे। अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के जामखेड़ करजत विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से विधायक जो रह चुके हैं पिछले 5 साल में, रोहित पवार जी। शरद पवार की फैमिली से वास्ता है इनका, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके विधानसभा सीट पे, चूंकि ये लगातार एनसीपी एसपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे राज्य में। सर, स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क पे। जिस तरह से प्रचार प्रसार में सर आप पूरे राज्य में गए हैं, आपने अपनी पार्टी के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार प्रसार किया है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच में? नहीं, महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा अंदाज है कम से कम 160 से लेके 170 तक हमारे एमएलए, मतलब महाविकास आघाड़ी के एमएलए चुन के आएंगे। अगर आप हमारी सभा देखें तो लोग खुद आते हैं, और वहाँ पे जो वातावरण होता है बहुत पॉजिटिव होता है।
कहाँ पे भी पैसा देके लोग हम नहीं लाते। तो ये जो पॉजिटिविटी लोगों में दिख रहा है, और जब भी हम रियल इश्यूज पे बात करते हैं, जैसे कि किसानों की परिस्थिति पे बात करते हैं, युवाओं की परिस्थिति, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षिता हो, तो ये सब चीजें लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, इसीलिए हमको प्रतिसाद मिलता है। लेकिन जब भी ये भाजपा के नेता यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कटेंगे बटेंगे कहते हैं कि लोगों का कहना है कि इससे हमारा कुछ हाथ को काम या पेट को भोजन नहीं मिलेगा, तो ये जो चीजें वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। लोगों को रियल इश्यूज लगते हैं जो हमने उठाए, इसलिए सक्सेस डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी होगी, ऐसे हम सबको लगता है। आपके समक्ष इस बार फिर से राम शिंदे जी यहाँ पे हैं, आपने उनको हराया था 2019 में, फिर से बीजेपी ने उनको अपना चेहरा बनाया है आपकी सीट से, तो किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जिस तरह से आपने काम किया है, लगातार आप अपनी सभाओं में जाते हैं, बताते हैं, रिपोर्ट कार्ड आप देते हैं, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ के लोगों से कितना समर्थन मिल पा रहा है? नहीं, लास्ट टाइम जो लीड थी उसकी, वो जो लीड थी उससे डबल लीड इस वक्त इस इलेक्शन में मुझे मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 साल लोगों के हित के लिए हमने काम किया है। मेरे विरोध में जो राम शिंदे सर है, एक तो वो 4.5 साल किसी को दिखे नहीं। जब भी उनका सरकार था, लोग इश्यूज में थे, अड़चन में थे, तब राम शिंदे सर किसी को नहीं दिखे। अभी इलेक्शन के वक्त उनके पास एमएलसी के 4 साल अभी बाकी है, वो बाकी होते हुए भी अभी वो एमएलए के लिए खड़े हैं। और यहाँ के लोग बहुत होशियार है, उनको मालूम है कि एक आमदार चाहिए या 2 आमदार चाहिए, तो लोग तो निर्णय उसी के हिसाब से लेंगे। सर, आपकी ये जो सीट है बारामती, ठीक आपके पास में है, उप मुख्यमंत्री की सीट है वो, तो उनका कितना इफेक्ट आपको इस सीट पे दिखता है? क्या किसी तरह से प्रचार प्रसार में उनका कुछ इधर, जैसे वो स्टार कैंपेनर हैं अपनी पार्टी के, एनसीपी एपी के, तो उनका कोई असर आपकी सीट पे इस तरफ होता हुआ दिख रहा है? नहीं, उनके पार्टी के वो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष होने के नाते उनको राज्य में तो जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखो तो लास्ट टाइम की जो फ्रीक्वेंसी तब थी जब वो पवार साहब के साथ थे, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, मतलब 50 सभा लिए थे या 60 सभा लिए थे। लेकिन अभी बारामती में ज्यादा टाइम उनको स्पेंड करने को लग रहा है, उसी के कारण वो शायद फ्रीक्वेंसी अभी 15 या 20 तक आई होगी। और सिर्फ अजित दादा का ये हुआ है ऐसा नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब का यही हुआ है, महाजन साहब का जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है उनका हुआ है, और बाकी मुशर्रफ साहब जो अजित दादा के पक्ष के है, या वलसे पाटिल साहब है, या जो भी महायुति का नेता है, वो खुद अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अड़का पड़ा है। मैं सिंगल टर्म का आमदार हूँ, मैं 35 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपना कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनको ही अभी तकलीफ है, वो चुन के आते कि नहीं, वही प्रश्न उनको पड़ा है। तो बाकी जगह का क्या बोल रहे हो आप? कहा जाता है आपके बारे में, आप युवा नेता हैं और आप लगातार प्रचार प्रसार पार्टी का करते हैं, तो अगला चेहरा अगर कोई है शरद पवार जी के बाद आपकी पार्टी में, तो युवा चेहरों में आपकी गिनती होती है, तो किस तरह से ये जिम्मेवारी को आप देखते हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी आपके ऊपर दे रही है? नहीं, तो हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, बड़े बड़े नेता है, पवार साहब तो है ही, सुब्रियता ही है, जयंत पाटिल साहब है, फिर अनिल देशमुख जी है, अमोल कोले जी है, तो ऐसे बड़े नेता वहाँ पे तो है। सुनील बुसारा करके नया आमदार है, या संदीप क्षीरसागर है, ऐसे नए और बड़े नेता वहाँ पे पार्टी में होने के बाद मैं भी वहाँ पे काम कर रहा। तो जैसे ही इलेक्शन होता है उसके बाद पवार साहब डेफिनेटली पार्टी में भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और उसी के साथ आगे जाके सरकार जब इस राज्य में आएगा, उस सरकार में भी जिम्मेदारी अगर वो देंगे, तो वो जिम्मेदारी को लेते हुए महाराष्ट्र का और इस कर्जत जामखेड़ का विकास तो मैं करने वाला हूँ। महाविकास आघाड़ी ने तमाम गारंटियां यहाँ पे अनाउंस की हैं। लोकसभा का चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में खास तौर पे बहुत अच्छा रहा था, जब महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन जिस तरह था वो 30 सीट के आसपास आ गया था। उसी तरह से महायुति ने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने कुछ स्कीम्स लाई। लाडली बहन योजना यहाँ की एक उनमें से खास है, जिनमें वो 1500 रुपए की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। तो इसका क्या असर हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? राज्य में इसका कुछ असर दिख रहा है उनके स्कीम का? कुछ असर अभी नहीं दिख रहा, दिवाली के पहले थोड़ा सा असर दिखा था, लेकिन जैसे ही पैसा महिलाओं के अकाउंट में आया था, एक तो बहुत सारी महिलाओं का वो अकाउंट इनवैलिड होने के कारण या अनयूटिलाइज होने के कारण, मिनिमम बैलेंस के कारण वो कट हो गए थे। दूसरी बात, जिनको हाथ में पैसा आया वो जब शॉपिंग के लिए गए दिवाली का, तब उनको पता चल गया कि सोयाबीन का तेल कितना एक्सपेंसिव हो गया, शक्कर कितनी एक्सपेंसिव हो गई, मसाला हो या अलग चीजें हैं वो कितनी एक्सपेंसिव हो गई। उसी के कारण वो जो भी इम्पैक्ट लाडली बहन योजना का था दिवाली के बाद कम हो गया था। और जैसे ही हमने हमारा मैनिफेस्टो प्रपोज किया
या प्रेजेंट किया, उसी में हम 1500 का 3000 वहां पे करे। उसी के कारण अभी महिलाओं में महायुति के बाजू से कोई भी पॉजिटिव फीलिंग है ऐसे हम सबको नहीं लगता। और महिला और खास करके महाराष्ट्र की महिला और सब लोग बहुत होशियार है, उनको मालूम है कौन सी योजना क्यों लाई गई, किसके लिए लाई गई। और रियल इश्यूज जो है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, दूसरा फार्मर्स इश्यूज है, युवा है, बेरोजगारी है, महिला सेफ्टी है, वो इश्यूज ज्यादा लोगों को या औरतों को ज्यादा स्पेशल लगते हैं। उस पर हम काम किए हैं, आगे जाके करेंगे, ऐसा विश्वास लोगों का होने के कारण महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। शरद पवार साहब का गढ़ है बारामती और आसपास के जो पूरा क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना मैजिक दिखाया था, आपकी पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। वहीं एनसीपी एपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, और जिस तरह से पार्टी में बिखराव हुआ 2 साल पहले, तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग पवार साहब के साथ में आएंगे इस बार, फिर से उन पर भरोसा जताएंगे, या फिर पवार साहब खुद से ही किंग मेकर के रोल में फिर से दिखाई देंगे? ये देखो, पवार साहब का गढ़ 1-2 जिला नहीं है, ये पूरा महाराष्ट्र उनका गढ़ है। लेकिन ये जो गढ़ उन्होंने मेंटेन किया है वो लोगों के प्यार से मेंटेन किया, लोगों के विश्वास से मेंटेन किया। तो लोकसभा में जब पवार साहब जाते थे तो पवार साहब ने आज तक इस महाराष्ट्र के लिए, लोगों के लिए क्या क्या किया है वो लोगों को मालूम है। इसीलिए इस एज में भी पवार साहब लड़ रहे, वो देखते हुए लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अभी अगर आप देखो विधानसभा में भी पवार साहब घूम रहे, रियल इश्यूज लेके आगे जा रहे। अभी महायुति का जो सरकार महाराष्ट्र में था, जिन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, उसी के साथ अगर कोई भी अच्छी स्कीम जो लाई गई, एक भी अच्छी स्कीम उन्होंने नहीं लाई, तो ये होने के कारण लोग अभी पवार साहब पे ज्यादा विश्वास रख रहे। तो विधानसभा में भी पवार साहब को देखते हुए, उद्धव ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी को देखते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार इस राज्य में आएगी, मतलब आएगी। बारामती से लोकसभा के चुनाव में सुप्रिया सुले जी के ठीक सामने अजीत पवार दादा की वाइफ थी, सुनेत्रा पवार जी थी। लोगों ने भरोसा आप लोगों को दिया, तो फिर से पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है बारामती में, जहां आपके ही छोटे भाई हैं योगेंद्र पवार, वो भी हैं चुनावी मैदान में अजीत दादा पवार के सामने। तो कैसे देखते हैं इस बार की लड़ाई बारामती की सीट पे? देखो, जब लोकसभा इलेक्शन था तब हम सब ने विनती की थी, लोगों ने विनती की थी कि फैमिली में वहां पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बट भाजपा का प्रेशर इतना था कि अजीत दादा को कुछ ऑप्शन नहीं था ऐसे लग रहा है, और उन्हें उनके वाइफ को, मतलब हमारी आंट को मेरे हत्या के सामने वहां पे उन्होंने लड़वाया। अभी जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो वहां पे तो जिस पक्ष जो विचार हमको नजदीक का है या पास वाला है उसी के साथ हम लड़ते हैं। तो हम पवार साहब के साथ रहते हुए वहां पे लड़े, और जब हम लड़ रहे थे तब योगेंद्र भी पवार साहब के साथ था। उन्होंने जो डिसीजन वहां पे लिया था बहुत बड़ा था, क्योंकि वो रियल ब्रदर के बेटे हैं, तो उसके कारण उनको वो निर्णय बहुत डिफिकल्ट था। उन्होंने वो निर्णय लिया, उस टाइम उन्होंने विचार के साथ रहना ज्यादा उचित समझा। अभी वो निर्णय वहां पे लेना था, दादा को निर्णय लेना था कि हत्या के खिलाफ ताई को लड़वाना है कि नहीं लड़वाना, लेकिन उन्होंने लड़वाया। योगेंद्र के साथ पास एक निर्णय था, अजीत दादा के पास जाना है कि साहब के पास जाना उचित समझा। अभी जो सेकेंड लेवल का फाइट है उसमें वो विषय नहीं आता, क्योंकि चॉइसेस ऑलरेडी हो गई है। अगर कल चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, अजीत दादा फिर से चाहते हैं कि परिवार में एक साथ आए, तो क्या लगता है आप उसमें अहम भूमिका निभाएंगे? क्योंकि लगातार ये बातें होती हैं कि परिवार फिर से एक साथ होना चाहिए, क्योंकि लोगों में भी काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि चुनाव में किसको चुने नहीं चुने। तो क्या कोई चांसेस बनेंगे ऐसे कि फिर से परिवार एक साथ हो जाए? देखो, पवार साहब बड़े नेता है, अजीत दादा बड़े नेता है, कि जो भी निर्णय, और फैमिली में अगर आप देखो हायरार्की वाइज वो दोनों बड़ा रोल प्ले करते हैं फैमिली में। तो अभी दोनों को निर्णय लेना है कि आगे जाके क्या करना है। लेकिन जब तक एक आध व्यक्ति एक ऐसे विचार के साथ होता है जो विचार हमारे विचार के खिलाफ है, तब तक वो फैमिली साथ नहीं आ सकती। जो व्यक्ति हमारे ऑपोजिट विचार के साथ है, वो अगर विचार छोड़े तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, लेकिन वो इफ एंड बट्स का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे रोहित पवार जी, जो करजत जामखेड़ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं, और अभी ये लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूंकि आखिरी चरण का प्रचार प्रसार हो रहा है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में ये जो सीट है, इन्होंने राम सिंधे से 2019 के चुनाव में 1,35,000 के वोट के डिफरेंस से जीती थी।
तो क्या रोहित पवार फिर से करजत जामखेड़ में वही जादू दिखाएंगे? क्योंकि चूंकि ये अपने एनसीपी शरद पवार के गुट की पार्टी का लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहीं इनके अलावा इनकी पत्नी भी अब इनके क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रही हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, करजत जामखेड़।